एक किंगडम हुआ करता था, खुशियों से भरपूर एक किंगडम। इस किंगडम के किंग और क्वीन की बस एक ही इच्छा थी कि उनका एक बच्चा हो। किंग और क्वीन दोनों बड़े दयालु लोग थे, तभी तो उन्हें भरोसा था कि उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और बहुत जल्द एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी जिंदगी में एक प्यारी बेटी आई। बच्ची के चेहरे में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा प्रिंसेस अरोरा, यानी उजाला। अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। पार्टी में सबको बुलाया गया था, सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी। किंग और क्वीन से एक गलती हो गई थी। एक परी को बुलाना तो वो भूल ही गए। पूरे किंगडम से लोग आए और आसपास के किंगडम्स के किंग्स और क्वींस भी अरोरा को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देने आए। और फिर बारी आई उन 12 परियों की। उन्होंने अरोरा को बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। अपने मैजिक वॉन्ड से उन्होंने उसकी हर विश पूरी होने का गिफ्ट दिया। आखिर में सिर्फ 3 फेरीज बची। दुनिया की हर खुशी से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी और गम तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा। जैसे ही आखिरी परी की बारी आई, कुछ अजीब सा हुआ। सभी तरफ हरे रंग का धुआं फैलने लगा। और धुएं से निकली एक काली परी। किंग ने पूछा, ये कौन है जिसने सेलिब्रेशंस को रोक दिया? तीनों परियों ने बताया कि ये कठोर दिल वाली काली परी है। महाराज, आपने अपनी खुशी में सबको बुलाया, परियों को भी बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं? किंग ने काली परी से माफी मांगी। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब जब मैं आ ही गई हूँ तो बच्ची को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सारा पैसा रुपया होगा, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पर सूरज के ढलने से पहले इसे एक सुई चुभेगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इस दुष्ट को कैद कर लो, किंग भड़क के बोले, पर काली परी हंसते हुए गायब हो गई। अभी तक आखिरी परी ने अपना गिफ्ट नहीं दिया था। वो काली परी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर उसके ब्लेसिंग से काली परी के श्राप का असर कम हो सकता था। मैं काली परी की कही बात को काट तो नहीं सकती, पर उसके असर को कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत तो नहीं होगी, पर सुई चुभने से वो गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक सोती रहेगी जब तक उसे प्यार करने वाला उसके माथे को किस न कर दे। किंग ने इस श्राप से बचने के लिए हुक्म दिया कि सुई या उस जैसी कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए। परियों के गिफ्ट से प्रिंसेस अरोरा बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही थी। एक दिन किंग ने आदेश दिया तीनों परियों को अरोरा का ख्याल रखने के लिए। ये जरा मुश्किल हो गया, क्योंकि अरोरा किसी के भी हाथ नहीं आती थी, पर उनकी मदद से अरोरा बहुत सुंदर युवती हो चली। देखते ही देखते प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे आ गया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच होने वाला था। किंग और क्वीन ने सब कुछ किया ताकि ऐसा ना हो,
पर उनके बस में सब कुछ कहाँ था। उन्होंने प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया, उसके भले के लिए। अरोरा को इसकी वजह नहीं मालूम थी और उसे बुरा लगा। अचानक एक दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ और अरोरा को अपनी ओर खींचने लगा। दरवाजा खुला और वो अपनी धुन में उसके अंदर जाती रही और उसे नजर आई एक औरत सिलाई करती हुई। उसी धुन में अरोरा ने सुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच हुआ और अरोरा का हाथ सुई पे जा चुका। हाथों हाथ अरोरा ढेर होके गिर गई गहरी नींद में। काली परी का श्राप लाख कोशिशों के बावजूद आखिर चल ही गया। उसे सुंदर कपड़े पहना के फूलों के बिस्तर पे सुलाया गया। तभी से अरोरा को स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाने लगा। किंग और क्वीन नहीं चाहते थे कि अरोरा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उन्होंने सभी को सुलाने का हुक्म दिया जब तक प्रिंसेस ना जागे। 100 साल बीत गए। एक दिन एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजर रहा था। तभी उसे ये महल दिखा जिसके सामने बहुत पेड़ और झाड़ियां उग गई थी। सिपाहियों ने उन्हें इस महल और स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताई। प्रिंस को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। झाड़ियां और कांटे इतने ज्यादा थे कि प्रिंस को उन्हें काट काट के रास्ता बना के आगे बढ़ना पड़ा। आखिर जब वो दरवाजे पे पहुंचे, उन्हें 2 गार्ड सोते हुए मिले। दरवाजा खोल के अंदर देखते ही उनके होश उड़ गए। हर जगह सोए हुए लोग। घूमते फिरते वो राजा के कमरे तक पहुंचे। किंग और क्वीन भी अपने सोफे पे सो रहे थे। फिर एक आधे खुले दरवाजे के अंदर उन्हें दिखी वो जिसकी तलाश थी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो एक फूलों के बिस्तर पर गहरी मीठी नींद ले रही थी। प्रिंस वहां पास में जाकर बैठे और प्रिंसेस के कानों में कहा, तो तुम ही हो वो स्लीपिंग ब्यूटी, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। और उन्होंने उसे माथे पे किस किया और तभी प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम प्रिंस को पाया। उसके जागते ही कैसल में सभी जग गए अपनी 100 साल लंबी नींद से। किंग और क्वीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के प्रिंसेस के रूम में गए। जब उन्हें अपनी बेटी सामने दिखी, उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिंस ने प्रिंसेस से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिंसेस खुशी खुशी राजी हुई। किंग भी इस बात से बहुत खुश थे। बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। एक खूबसूरत दिन की बात है। एलिस अपनी दीदी के साथ पिकनिक पे गई थी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी। तभी एक सफेद खरगोश वहां से गुजरा। वो खरगोश अपने आप से बात कर रहा था। एलिस को बड़ा अजीब लगा। खरगोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला,
अरे रे रे रे, इतना लेट हो गया मैं। एलिस अचंभित सब देख रही थी। उसे और जानने की इच्छा हुई और वो खरगोश के पीछे पीछे चल दी। खरगोश एक पेड़ के तने के छेद में कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। अंदर वो गिरती ही जा रही थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। नीचे और नीचे। नीचे गिरते हुए उसे कई चीजें दिख रही थी, फर्नीचर, खाने की चीजें और बहुत कुछ। उसकी जैसे दुनिया ही घूम रही थी। आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी। उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था, लंबा सा, और वो चल के जाने लगी उस पे। उसे कई सारे दरवाजे दिखे जो लॉक्ड थे। अचानक खरगोश गायब हो गया। अब उसे चिंता हो रही थी कि वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसे एक टेबल पर रखी मिली एक सोने की चाबी। उस चाबी को उसने उन दरवाजों में डाला, पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी। यहाँ वहाँ देखने पर उसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दरवाजा, और उसमें चाबी डालते ही दरवाजा खुल गया। और खुलते ही उसने देखा एक बहुत सुंदर गार्डन। पर एलिस वहां जा नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। वो जब वापस अंदर आई, टेबल पे एक बोतल रखी हुई थी जिस पे लिखा था ड्रिंक मी। एलिस गट-गट करके उसे पीती जा रही थी। जितनी वो उस जादुई शरबत को पी रही थी, उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। पर जब उसने चाबी की तरफ देखा, तब पता लगा कि वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। वो रोने लगी। तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पे लिखा था ईट मी। एलिस ने उस केक से एक टुकड़ा निकाल के खाया। खाते ही वो वापस बड़ी होने लगी। अब वो चाबी तो उठा लेती, पर उस दरवाजे से कैसे निकलेगी? एलिस बड़ी दुखी हो गई। वो फिर से रोने लगी। वो इतनी रोई कि आंसू से नदी जैसी बन गई। तभी वो खरगोश वहां से हड़बड़ी में भाग के गया। एलिस ने पुकारा, सर, सर प्लीज रुकिए, हेल्प मी। पर वो जाता रहा। देखा भी नहीं उसने मुड़ के। पर जाते हुए उसके ग्लव्स और हैंड फैन गिर गए। एलिस ने उसका सामान उठाया और जैसे ही उसने हैंड फैन से हवा की, वो फिर छोटी होने लगी। तभी वो स्लिप होके अपने आंसुओं की नदी में गिर गई। एलिस और कई जानवर भी उसमें बह के निकलने लगे। जब वो बाहर निकले, सब भीग चुके थे। एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा। खरगोश को लगा कि एलिस उसकी मेड है। उसने उसे उसके घर जाके उसके ग्लव्स और हैंड फैन लाने को कहा। एलिस जंगल में खरगोश के घर गई। अंदर जाते ही उसे ग्लव्स और हैंड फैन मिल गए। टेबल पे एक बोतल भी दिखा। उसने बोतल लेके जादुई शरबत पूरी पी ली। वो इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था। एलिस से डर के जानवर उस घर पर पत्थर फेंकने लगे। जो भी पत्थर एलिस के पास पहुंच रहा था, वो केक बन जा रहा था।
एलिस ये केक खाते ही फिर छोटी होने लगी और उस घर से निकल सकी। पर इस बार वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी, इतनी छोटी कि वो पेड़ पौधों के बीच गुम हो रही थी। वापस नॉर्मल साइज पे कैसे पहुंचे वो? उसे दूर एक पप्पी दिखाई दिया। उसने उसे पुकारने के लिए बुलाया। उसके पास आते ही उसे मालूम पड़ा कि वो कितनी छोटी हो गई थी। वो पपी से कुचले जाने से बाल बाल बची। वो भागती हुई एक मशरूम से जा टकराई। उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था। एलिस ने उसे पूछा कि कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ मैं। कैटरपिलर मुस्कुरा के बोला, मशरूम का एक साइड तुम्हें बड़ा कर सकता है और दूसरा साइड छोटा। एलिस ने एक छोटा मशरूम का टुकड़ा खाया और इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइड से मशरूम खाया। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाके वो फाइनली अपने नॉर्मल साइज पे पहुंच गई। दोनों साइड से एक एक टुकड़ा लेके अपने हाथ में रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा, पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था। मशरूम का टुकड़ा खाके वो छोटी हो गई। घर के अंदर एलिस किचन में पहुंची। वहां डचेस अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था। एलिस पे हंस रहा था। एलिस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा। उसने पूछा, आपका बिल्ला हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये चेशर कैट है, डचेस बोली। तभी वो बिल्ला गायब हो गया और डचेस का बच्चा रोने लगा। डचेस ने बच्चा एलिस को दिया। तुम इसे खिलाओ जब तक ये सो ना जाए। मैं क्वीन के साथ क्रॉके खेलने जा रही हूँ। एलिस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया। तभी वो बिल्ला वापस से प्रकट हुआ और हंस के बोलने लगा, तुम्हें मैड हैटर और मार्च हेयर को ढूंढना होगा। संभल के, वो पगले है जरा। ये कह के चेशर कैट फिर गायब हो गया। एलिस गुस्से से उस पे चीखी, ये बार बार गायब होना, प्रकट होना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। चेशर कैट फिर आया और बोला, ठीक है, मैं धीरे धीरे गायब हो सकता हूँ। पहले पूंछ गई, फिर पेट और पैर, सिर्फ चेहरा ही रह गया था। एलिस बाहर गई और उसे मार्च हेयर का घर मिल गया। मार्च हेयर मैड हैटर के साथ चाय पी रहा था। मार्च हेयर के कानों के बीच भूसा रखा था। एलिस को समझ भी नहीं आया कि क्यों, और मैड हैटर ने एक हैट पहन रखा था। एक चूहा आराम से टेबल पे सोया हुआ था और ये दोनों उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एलिस के आते ही दोनों चिल्ला पड़े कि जगह नहीं है। इतनी सारी तो जगह है। मैड हैटर एलिस से पूछता है, कुआवा तुम्हें क्यों एक टेबल की तरह लगता है? तुम बताओ क्यों? मुझे नहीं मालूम। एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परेशान हो गई। ये सबसे बकवास मीटिंग रही है। एलिस को एक दरवाजा दिखा, एक पेड़ के तने में। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन चाबी मिली। उस चाबी से एक दरवाजा खुला गार्डन का। गार्डन बहुत ही सुंदर था। ये गार्डन था क्वीन ऑफ हार्ट्स का और सारे वाइट रोजेस को रेड पेंट किया जा रहा था।
सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे। एलिस ने पूछा, क्यों पेंट कर रहे हो सभी व्हाइट रोजेस को रेड? गार्डनर बोला, क्वीन को रेड रोजेस चाहिए थी, पर हमने गलती से व्हाइट रोजेस उगा दी। क्वीन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी क्वीन ऑफ हार्ट्स वहां आई। उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे। पहली बार दिखी इस लड़की को क्वीन ऑफ हार्ट्स ने क्रॉके खेलने को बुलाया। एलिस ने ऐसा क्रॉके फील्ड कभी नहीं देखा था पहले। हेडहॉग्स बॉल बने थे और फ्लैमिंगोज मैलेट्स। गेम के बीच में खिलाड़ी एक दूसरे पर हेडहॉग्स फेंक के लड़ने लगे। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से चिल्लाई, सभी खिलाड़ियों के सर कलम कर दिए जाएं। उन्होंने क्रॉके पार्टी कैंसिल कर दी। तभी एक आवाज आई, कोर्ट में केस शुरू हो गया है। सभी कोर्ट की तरफ गए। क्वीन के किचन से पाए चुराने वाले जैक ऑफ हार्ट्स पर कोर्ट केस था। क्वीन हादसे के समय जैक ऑफ हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी, तो सजा कैसे देती? जैक ऑफ हार्ट्स को बंदी बना के रखा गया था। खरगोश ने एक कागज से पढ़ना शुरू किया। एक संडे की बात है, हमारी क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कुछ डिलीशियस पीस बनाया था और जैक ऑफ हार्ट्स ने उन्हें चुरा लिया। किंग ने चिल्ला के कहा, पहले विटनेस को बुलाया जाए। पहला विटनेस मैड हैटर था। मैड हैटर के बात करते करते एलिस अचानक से बढ़ने लगी। खरगोश ने एलिस को विटनेस स्टैंड पर आने के लिए कहा। अपना नाम सुनते ही एलिस खड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी फिर से कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई। वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए। क्वीन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा, पर मुझे कुछ नहीं पता, एलिस बोली। क्वीन चिल्लाई, नहीं पता? इसका भी सर कलम कर दिया जाए। आपकी ऑर्डर्स मैं क्यों मानूं? आप मेरी क्वीन नहीं हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पे। जैसे ही एलिस ने ये कहा, क्वीन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ उड़ने लगे। एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, पर वो एलिस को सुनामी बन के घेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खींच लिया। घूम घूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुंच गई हरे पत्तों और फूलों के बीच। उसी गार्डन में उसकी दीदी ने आवाज लगाई। जब वो उठी तब समझी कि ये सब सपना था। अरे रे, ये तो सपना था। क्या सपना था? वाओ दीदी, मैं बताऊं अपना सपना तुम्हें। एक खरगोश जैकेट पहना हुआ था। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। बहुत पहले यहाँ से बहुत दूर एक बहुत शानदार कैसल हुआ करता था। इसी शानदार कैसल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। रानी की बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि उनकी एक बेटी हो। ठंड का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी। तभी उन्हें सुई चुभ गई। उन्होंने कॉटन से अपना खून पोंछते हुए एक विश मांगी। मेरी एक विश है, एक बेटी हो मेरी, जिसका रंग स्नो जैसा सफ़ेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमके और जिसके लिप्स चेरी जैसे हों और उसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन क्वीन की विश पूरी हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दयालु क्वीन बीमार हुई और चल बसी। राजा की उम्र हो चली थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। ये रानी चेहरे से तो खूबसूरत थी,
पर दिल से नहीं। बहुत घमंडी औरत थी। हर रोज रानी अपने मैजिक मिरर में देखती और ये सवाल पूछती थी, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे खूबसूरत? और वो मिरर जवाब देता, और कौन होगा भला आपसे सुंदर यहाँ? रानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती। इस दुष्ट रानी के आते ही कैसल में सब कुछ बदलने लगा। उनकी करतूतों की वजह से किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्हीं इश्यूज को ठीक करने के लिए राजा को कैसल से बाहर जाना पड़ा। दुष्ट रानी बड़ी खुश हुई क्योंकि राजा नहीं है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती हो गई। कुछ दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक प्रिंस को स्नो वाइट का रिफ्लेक्शन दिखा। उसे आसपास सिर्फ कुछ पंछी नजर आए, स्नो वाइट नहीं मिली। एक दिन रानी ने फिर से अपने मैजिक मिरर से पूछा, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे सुंदर? कैसे बोलूं? आप नहीं रानी, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक भयानक हुक्म दिया, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मुझे उसका दिल लाके दो। सिपाही स्नो वाइट को रानी के पास ले गया। कैसी हो स्नो वाइट? मुझे लगा कि तुम शायद कैसल के अंदर बोर हो रही होंगी। जाओ जरा जंगल की सैर कराओ। हमारा सबसे खास हंटर तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में ले गया। उसे अपना काम करना था, पर स्नो वाइट की नेकी और प्यार भरा दिल देख के वो रुक गया। उसने उसे चेतावनी दी कि कैसल वो लौट के ना जाए। सूरज ढलते ही उसे वहीं छोड़ सिपाही कैसल चला गया। स्नो वाइट को अकेले अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो तब तक रोई जब तक उसे नींद ना आ गई। सुबह वो पंछियों की आवाज सुन के उठी, क्योंकि सारे जो वो उसके दोस्त बन गए थे। ये सारी पंछी उसे पहले से जानते थे और इसलिए वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने घर तक ले आए। उनका घर प्यारा और छोटा सा था। थोड़ा ठहर के स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था और सफाई भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घर किसका है, पर वो जाती भी तो कहाँ, तो इसने सफाई शुरू कर दी। घर को चकाचक करने के बाद उसने छोटे छोटे बर्तनों में बना के कुछ खाया। बाकी चीजों की तरह इस घर के बेड्स भी बहुत छोटे थे। स्नो वाइट इतनी थक चुकी थी कि वो जहाँ थी वहीं सो सकती थी। उसने सोचा कि यहाँ वो सेफ है, तो 3 बेड्स को जोड़ के उन पर वो सो गई। शाम को जब 7 ड्वार्फ्स, जिनका ये घर था, काम करके वापस आए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर इतना साफ था और बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही थी। आदत से मजबूर एक ने थोड़ा खाना गिरा ही दिया।
एक ड्वार्फ सोच रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ है। किसने किया ये सारा कामकाज? अगर थोड़ा सो लूं तो शायद जवाब दे पाऊं बाद में। सातों ड्वार्फ धीरे से ऊपर अपने बेडरूम में गए। जैसे ही वो पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सुंदर एक लड़की उनके बेड पे सो रही थी। उनकी आवाज सुन के स्नो वाइट की नींद टूट गई। इतने सारे लोगों को उसे घूरते हुए देख वो डर गई। थोड़ा रुक रुक के वो बोली, मैं स्नो वाइट हूँ, मुझे माफ कीजिए अगर कुछ गलती हुई है मुझसे। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो तो हम जानते हैं, वरना तुम क्यों हमारे लिए खाना भी बनाती, सफाई भी करती? डॉक बोला। हम लोग 7 ड्वार्फ्स हैं। ये हैप्पी, ये ग्रम्पी, ये डोपी, स्नीची, बैशफुल और मैं डॉक। और स्लीपी। मुझे सोने दो। स्नो वाइट बहुत खुश थी कि अब उसके साथ और मजेदार फ्रेंड्स हैं। उसने उन सबको अपनी पूरी कहानी बताई। 7 ड्वार्फ्स को बहुत अफसोस हुआ कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने उससे अपने साथ रहने को कहा। स्नो वाइट मान गई और हमेशा उनके साथ उनकी मदद करने लगी। उनके दिन बहुत मजे से गुजर रहे थे, पर लंबी नहीं चलने वाली थी ये पार्टी। एक दिन दुष्ट रानी ने मैजिक मिरर से फिर वही सवाल किया। मिरर, मुझे ये तो बता, कौन सबसे सुंदर है? रानी, माफ कीजिए, मुझे स्नो वाइट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। पर रानी को लगा था कि वो मर चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि सिपाही ने काम नहीं किया और खुद ही अब ये काम करने की ठानी। स्नो वाइट सभी ड्वार्फ्स को काम पे भेज रही थी, उन्हें एक किस देके। डॉक ने अपनी वार्निंग्स उसको उस दिन भी दिए। हमारे रूल्स याद है ना? कोई अजनबी आए, दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। ओके टोके डॉग, पर तुम लोग देर मत करना, ओके? स्नो वाइट खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। ड्वार्फ्स इस टाइम पर नहीं लौट के आते। कौन है? डॉग, तुम लोग हो क्या? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं बेचारी क्या बिगाड़ूंगी तुम्हारा, खोलो तो सही। पीप होल से देखने पर एक बेजान सी बूढ़ी औरत दिखी। उसने सोचा, ये क्या भला नुकसान करेगी मेरा, और उसने दरवाजा खोल दिया। हाय मेरी प्यारी बेटी, मैं गुजर रही थी इधर से, अगर कुछ खाने को दे देती, बड़ा आशीर्वाद दूंगी तुझे। स्नो वाइट ने उसे अंदर बुलाया और गरम खाना दिया। भगवान भला करे बेटी तेरा। मेरे पास पैसे तो नहीं, पर एक बढ़िया एप्पल है, इसकी हर बाइट में जादू है। स्नो वाइट ने झट से उसकी एक बाइट ली और वो सर से चकराकर गिर गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट रानी थी, और उस एप्पल में जादू नहीं, जहर था। उसकी एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद में सो गई जिसे कभी ना उठ पाए। जब 7 ड्वार्फ्स घर आए, उन्हें स्नो वाइट जमीन पे गिरी मिली। डॉग ने देखा उस एप्पल को। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी। ड्वार्फ्स ने उसे एक ग्लास बॉक्स में सजावट के साथ रखा।
और जंगल में ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ सकते थे। एक दिन एक प्रिंस उसी जंगल में आया जब स्नो वाइट सो रही थी और पंछियों ने उसे रास्ता दिखाया वहां का जहां स्नो वाइट सो रही थी। प्रिंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सुंदर प्रिंसेस है जिसकी रिफ्लेक्शन उसने एक बार नदी में देखी थी और कई बार सपनों में भी। उसने ग्लास बॉक्स का कवर हटा के स्नो वाइट को किस किया। उसी पल स्नो वाइट और प्रिंस दोनों के सपने सच हो गए और उनका प्यार दुष्टता से जीत गया और स्नो वाइट फिर से ठीक हो गई। उसी समय राजा को अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का पता चला और उन्होंने मैजिक मिरर को तोड़ दिया और रानी को कैसल से दूर भेज दिया। स्नो वाइट अपने घर अपने कैसल लौट आई अपने पापा के साथ। स्नो वाइट और प्रिंस की शादी बहुत शानदार हुई। स्नो वाइट राजा, प्रिंस और 7 ड्वार्फ्स के साथ हमेशा खुश रही।